नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार और हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। संतोष पाठक ऑफिशियल के तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार। देश की राजनीति में बड़ा उठापटक मची हुई है और इस उठापटक के कई कारण हैं, कई समस्याएं हैं और कई सॉल्यूशन हैं। उपराष्ट्रपति पद के अभी चुनाव की कतई जरूरत नहीं थी। देश अच्छा खासा चल रहा था। सुबह निकले थे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब सदन चलाने के लिए। दिन भर सदन चलाया, सबको रोका भी, सबको टोका भी, और शाम 9 बजे एक ऐसा प्रपंच रचा गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे के बाद यह तय हुआ कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और फिर आनंद फानंद में अधिसूचना जारी हुई, नए चुनाव की तैयारी हुई और अब चुनाव मैदान में पूरी तरीके से उतर चुका है। दोनों उम्मीदवार आ चुके हैं। दोनों उम्मीदवार एक ही पट्टी से, जिसे दक्षिण पट्टी कही जाती है। भाजपा को यह कतई भरोसा नहीं था कि इंडिया गठबंधन ऐसा कर देगा। भाजपा ये मान के चल रही थी कि हम दक्षिण से उम्मीदवार लाएंगे और ये बिहार जीतने के लिए बिहार के तरफ से, मतलब हिंदी बेल्ट का उम्मीदवार लाएंगे, तो हम नायडू और इन सब से कोई कतई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम बिहार साइड से ले आए और इन्होंने भी बिहार साइड का ही दे दिया तो चुनाव खतरे में फंस जाएगा। लेकिन तू डाल डाल, मैं पात पात। इंडिया गठबंधन और एक गज आगे निकला। वो एक ऐसे व्यक्ति को ले आए जो नॉन पॉलिटिकल है। एक जस्टिस रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं, उनके अपने लोगों के संबंध भी रहे होंगे। चुनाव फंस गया। अब चुनाव फंसा, उधर कांग्रेस ने अपनी रणनीतिक तहत के एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि संजय सिंह लगातार वोट चोरी पर कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और कल शाम को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेड्डी साहब, जज साहब पूर्व, पहुंच गए केजरीवाल के द्वार। केजरीवाल ने उनका स्वागत सत्कार तो किया ही, साथ ही प्रचार शुरू कर दिया तत्काल। अब भाजपा खेमे में हलचल मचना तय। मोदी साहब ही केजरीवाल से संपर्क साधेंगे। ऊपर वाला सब पर रहम बरत पाए, कहीं कोई जेल वेल न जाए, इतना सबके साथ अच्छाई बनी रहे। अब नायडू अपना राग अलाप रहे हैं। वो कहें क्या, जनता के सामने क्या जवाब देंगे, क्योंकि उम्मीदवार उनके राज्य से है। वीआरएस क्या कहें, उम्मीदवार उनके राज्य से है। अब ये दक्षिण के नेताओं की गली की हड्डी चुनाव बन चुका है और हड्डी फंस गई है बीजेपी के गले में। वो किससे संपर्क करें, किसे तोड़ के लाएं, किसे जोड़ के लाएं। जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे हासिल निकल आते हैं कि गुड़ा भाग लगता ही नहीं, वो जुड़ते ही नहीं, कहीं हासिल ऐसे बन जाते हैं। अब ये ऐसा ही हासिल बन गया है। तो सीधा संतोष जी के पास। संतोष जी, क्या खबर है अब केजरीवाल और इस मामले पर? देखिए, सीधे मुद्दे पर आते हैं और सीधे मुद्दे पर आना और इस मुद्दे के जरिए कैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बेनकाब हो रही है या कैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा। मोदी साहब ने ये कह दिया दक्षिण का उम्मीदवार चुनकर, तमिलनाडु का उम्मीदवार चुनकर कि दक्षिण भारत के व्यक्ति को लेकर आए। बड़ी तारीफ करी उन्होंने, पुराने दोस्त हैं, ये खेला नहीं करेंगे। एनडीए सांसदों की बैठक में बोला उन्होंने, और उनको लग रहा था कि अब उन्होंने फंसा दिया डीएमके को और तमिलनाडु के अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दलों को जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब उनका दांव तब तक चल जाता था जब तक राहुल गांधी उनके खेले को समझे नहीं। एक तो वोट का खेल उन्होंने समझ लिया, वोटर लिस्ट का खेल उन्होंने समझ लिया, ईवीएम का खेल समझ लिया, द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार क्या सोचकर बनाया गया था ये समझ लिया, जगदीप धनखड़ को क्या सोचकर उम्मीदवार बनाया गया था ये समझ लिया। बस वहीं पर राहुल गांधी ने भी खेला कर। पहले ये सोचा गया कि तमिलनाडु से लेकर आया जाए,
तिरुचि शिवा को सोचा गया कि डीएमके के सांसद है राज्यसभा के, उनको उम्मीदवार बना दिया जाए। बाद में एक बड़े स्तर पर ये बातचीत बनी और फिर आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को लिया आया और जैसे ही ये दाव उन्होंने चल दिया, भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्योंकि मोदी साहब को पूरे देश की राजनीति करनी है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू साहब को तो आंध्र प्रदेश की राजनीति करनी है ना। अच्छा, तेलुगु देशम पार्टी का गठन एनटी रामाराव साहब ने कब किया था? जब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान किया था। कुछ गलतियां कांग्रेस से भी हुई है, ये हमें मानना पड़ेगा। एनटी रामाराव साहब ने तेलुगु प्राइड, तेलुगु अस्मिता के नाम पर तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। अब चंद्रबाबू नायडू उसी पार्टी के मुखिया होकर आंध्र प्रदेश से आने वाले आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाने का मौका मिला है। वोट नहीं देंगे तो आंध्र प्रदेश में राजनीति कैसे कर पाएंगे? उनको तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है अभी आंध्र प्रदेश का। दूसरे हिंदुत्व आइकॉन के रूप में उभर रहे हैं पवन कल्याण साहब, जनसेना पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अभी तो उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। इसी बेला में अगर उन्होंने आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो उनकी पार्टी कहां चली जाएगी? वहां विपक्षी राजनीतिक दल वाईएसआर जगनमोहन, कांग्रेस पार्टी के नेता जगनमोहन रेड्डी भाजपा की आलोचना करते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड इतना गजब का है कि हर समय जब भाजपा फंसती है तो भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं। पता नहीं क्यों, आखिर भाजपा के साथ उनकी सेटिंग क्या है, ये कभी समझ में नहीं आता। लेकिन अब उनके सामने भी दुविधा है कि भाई आंध्र प्रदेश के व्यक्ति को वोट देने की बजाय आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट दोगे जो कि तमिलनाडु से आते हैं। और जब आस पड़ोस के राज्य रहते हैं तो उसमें कई तरह की दिक्कतें होती हैं, लोगों के बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। जहां भी बॉर्डर एरिया होता है या दो जिले, जैसे अगर दो लोग रहते हैं पड़ोस में तो उन दोनों में थोड़ी थोड़ी बातों के लिए कभी आपको समझते हैं कि तनाव की स्थिति बन जाती, तो उस तरह की स्थिति है। ये फंस गया। इस बीच में जिन तीसरे मोर्चे के नेताओं से उम्मीद, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जो ना एनडीए के हैं ना ही वो इंडिया के हैं। लोकसभा के 17 सांसद थे, राज्यसभा के 30 सांसद थे, उन लोगों पर नजर थी। जगनमोहन रेड्डी, जैसा मैंने जिक्र किया, राजनाथ सिंह ने खुद फोन किया। नवीन पटनायक को राजनाथ सिंह फोन करने की हिम्मत जुटा नहीं पाए, कह रहे अभी अभी तो हमने, बाकी बीजेपी कहती है कि गलत तरीके से जीती है भाजपा, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद फोन किया। इस बीच में सबको ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को चूंकि इंडिया गठबंधन से एक तरह से बाहर निकाल दिया गया था, तो शायद अरविंद केजरीवाल इनके साथ खड़े नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब रेड्डी साहब यानी विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिलने गए, तो अरविंद केजरीवाल ने जो खेला कर दिया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों दंग रहे। ये सिट्टी पिट्टी थोड़ी सी और ज्यादा गुम हो गई उनकी। अरविंद केजरीवाल ने मिलने के बाद, जस्टिस रेड्डी से मिलने के बाद कहा कि आज वो मुझसे मिलने आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, देश में जो हालात चल रहे हैं, चुनाव की रणनीति पर हमारी लंबी चर्चा हुई और ये चुनाव यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव इसीलिए गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा करवाया जाता है ताकि लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वोट कर सके। इसमें व्हिप नहीं चलता। मैं सभी दलों के सांसदों से अपील करता हूं कि देश हित में सभी जस्टिस रेड्डी के लिए वोट करें, जिससे हमें एक निष्पक्ष उपराष्ट्रपति मिल सके। अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल राज्यसभा के सांसद बन के जाएंगे और देश हित में, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में कहा था ना कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें, और अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवा लिया था उन्होंने। अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि भाई व्हिप जारी नहीं होता, गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए होता है। तमाम सांसदों से उन्होंने कहा कि आपके नेता कुछ भी कहे, आपका आला कमान कुछ भी कहे, लेकिन आप देश हित में वोट करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना। और कैसे ये फर्क डालेगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि तेलुगु देशम पार्टी, जिनके 16 लोकसभा 2 राज्यसभा यानी 18 है, जनसेना पार्टी जिनके 2 सांसद है, जयंत चौधरी साहब का तो खैर उनका 2 लोकसभा 1 राज्यसभा 3 सांसद है। जनसेना इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के 12 लोकसभा 4 राज्यसभा। ये मैंने कल एक विस्तार से स्टोरी की थी कि इन 39 सांसदों पर कैसे सोनिया गांधी और विपक्षी गठबंधन की नजर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ आने से क्या फर्क पड़ गया, जरा वो भी देखिए। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद लोकसभा में है, 9 सांसद राज्यसभा में, 12 सांसद। अब आम आदमी पार्टी के जगनमोहन रेड्डी से भी बहुत अच्छे ताल्लुक है। अरविंद केजरीवाल के नवीन पटनायक से भी बहुत अच्छे संबंध है। अरविंद केजरीवाल के बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव से भी बहुत अच्छे संबंध है। तो इन राजनीतिक दलों को वो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने के लिए एक तरह से प्रेरित कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी हिलती हुई नजर आ रही है। और हिलती हुई कैसे नजर आ रही है?
ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सुनकर चौंक जाएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब के दिलो दिमाग में और अमित शाह, दोनों नेताओं के दिलो दिमाग में आज अरविंद केजरीवाल का नाम छाया हुआ है। दोनों नेताओं के। नरेंद्र मोदी साहब बिहार गए हुए, गया की धरती पर गए हुए, रोड शो कर रहे हैं। आज वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उनका छठा दिन है, वो मुंगेर में है। मुंगेर और गया की जो दूरी है लगभग 193 किलोमीटर की है। शिव जी, तो मुंगेर में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का छठा दिन। मोदी जी को भी शौक चढ़ गया कि मैं भी रोड शो करूंगा। हालांकि बहुत छोटा रोड शो था, तो उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को भी बिठा लिया, उसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को भी बिठा लिया, लेकिन दिमाग में तो अरविंद केजरीवाल घूम रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने देश हित की बात कह के, अंतरात्मा की बात कह के पूरा खेल खराब कर दिया। तो लंबा चौड़ा समय जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बोलने में लगा दिया। और जो बिल अमित शाह ने पेश किया था, जरा बताता हूं गया की रैली में क्या बोला उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा सीधे सीधे कि इस देश में जो कानून है, एनडीए सरकार एक कानून लेके आई है कि 30 दिन तक अगर कोई जेल में रह लेगा तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि इस देश ने देखा था कि जेल में रहकर भी सरकार चलाई जा रही थी, जेल से भी फाइलें साइन की जा रही थी। एक ही व्यक्ति था जिसने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के चाल में फंसा नहीं, अरविंद केजरीवाल। अच्छा खासा समय उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गया की धरती में खर्च किया उन्होंने। अब बिहार के मतदाताओं का आम आदमी पार्टी से क्या लेना देना, चुनाव तो लड़ रही है, संजय सिंह जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई उनका प्रभाव जनाधार वहां पे है नहीं। तो गया की रैली में आपको अरविंद केजरीवाल की याद आ रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह साहब देश के एक बड़े टीवी चैनल के शो में थे, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा समय अरविंद केजरीवाल पर खर्च कर दिया कि बताइए अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते, अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ना बने रहते जेल में रहकर, तो ये कानून की जरूरत नहीं पड़ती। यानी क्या चाहते थे कि आप अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा दे जाए, वहां भी आप चंपई सोरेन जैसे झारखंड में किया, वहां कोई और बन जाए, उसको तोड़ के फिर अपने पाले में लिया है, आम आदमी पार्टी को तोड़ दे। अरविंद केजरीवाल ने उस रणनीति की काट। केजरीवाल को बिहार की धरती गया पर जाकर अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उपराष्ट्रपति चुनाव का पेच फंसा दिया है। अब पेच फंसेंगे तो कुश्ती होगी, कुश्ती होगी तो कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तय होगा। अखाड़ा लग चुका है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सब कुछ हमने बदल दिया। अभी मोतिहारी गए थे तो लोग पूछ रहे थे वो चीनी के गन्ने की मिल की चाय पियोगे कि दिल्ली से लाए हो उसकी चाय पियोगे? आप चाय के तो मास्टरमाइंड आदमी हो। कोई जवाब नहीं दिया। हमारे देश का एक नया कल्चर आया है संतोष जी, वो बड़ा अच्छा है। कुछ भी बोलो, सुरक्षित हो जाओ, अपनी बात कह के निकल जाओ, किसका क्या होगा ये खुद समझे आदमी। आम जनमानस के मुद्दे बिहार में आज एसआईआर को लेकर सभी दल चिंतित हैं। भाजपा क्यों चिंतित नहीं है? भाजपा को क्या दिक्कत है? लोग धीरे धीरे ये सब समझेंगे। लोग ये भी समझते हैं कि भाजपा को हराना मुश्किल है जब तक ईवीएम है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम जनमानस का परसेप्शन है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन का खेल है। इस बार परसेप्शन राहुल गांधी बड़ा करते दिख रहे हैं। पप्पू वाला परसेप्शन बैक जा चुका है और जो नई छवि आई है निकल के, उस छवि ने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए। अब इन सवालों से बचा कैसे जाए, और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव और घुस पड़ा। एसआईआर से बचे, सुप्रीम कोर्ट से बचे, राज्यपाल के सवाल से बचे, राष्ट्रपति के सवाल से बचे, जज साहब को बेदखल करें कि रोकें क्योंकि कोर्ट की मदद चाहिए। इन सब झंझावत में उलझा हुआ है पूरा मामला, और इस उलझन से सुलझे कैसे ये सवाल बना हुआ है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अभी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव ने ऐसे मोड़ पर खड़े कर दिए कि वो भूल गए उत्तर प्रदेश में भी हमें सत्ता परिवर्तन करना है। वो भूल गए कई चीजें। इन सब चीजों पर आपको अब गंभीरता से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। और यही मेरा सवाल है आपसे कि अरविंद केजरीवाल का बिहार में जिक्र क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जज साहब के साथ खड़े हो गए।
धनखड़ साहब कहाँ हैं? सवाल तो ये उन्होंने क्यों नहीं उठाया, कहाँ हैं धनखड़ साहब? उन्हें बंगला भी दिया जा रहा है, अखबार में खबर भी छप गई है, लेकिन बंगला लेगा कौन? बंगला में रहेगा कौन? संतोष पाठक जी, अभी सवाल तो ये है। अभी तो धनखड़ साहब वो उपराष्ट्रपति वाला आवास ही खाली करने को तैयार नहीं है। सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं, लेकिन दो तीन चीजें। केजरीवाल का जिक्र बिहार की धरती पर करना, और एक बड़ी, देखिए चीजें कैसे घूम रही है। कल एक मुस्लिम संगठन के कार्यक्रम में गए थे, नीतीश कुमार टोपी पहनने से मना कर दिया उन्होंने। आपको याद आ गया होगा सद्भावना उपवास, जब नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से मना कर दिया था। और एनडीए गठबंधन में कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं। अभी हमने देखा तालकटोरा स्टेडियम में उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में शामिल 4 राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक बड़ा सम्मेलन कार्यक्रम, जिसमें निषाद साहब भी थे जो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जिसमें सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी थे जो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जिसमें अपना दल सोनेलाल कि अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष पटेल भी थे जो योगी में मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, और आरएलडी के नेता भी थे। और इन चारों ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा यानी लखनऊ जाकर देश की राजधानी दिल्ली से ऐलान कर दिया कि हम लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा के। दूसरी तरफ बिहार में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने आज भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। और दूसरी तरफ गया की ये धरती, मैं अपने दर्शकों को जरूर कुछ अलग तरह की भी जानकारी देते हैं। गया की ये धरती हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के नेता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जीतन राम मांझी का इलाका है। अब जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड में रह चुके हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में मैं उसी गया इलाके में था। माओवादियों का अपना एक आतंक था। जीतन राम मांझी चुनाव हार रहे थे। नीतीश कुमार ने इस बात को व्यक्तिगत रूप से इंश्योर किया, और उन्होंने कई ऐसे व्यक्तियों से मदद मांगी जिन व्यक्तियों से मदद वो नहीं मांगना चाह रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी को चुनाव उन्होंने जितवाया। 2014 के बाद क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी, फिर उनको हटाना पड़ा, फिर वो अपनी पार्टी बनाकर आए। लेकिन जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लक्ष्य को अच्छी तरह से जानते हैं। आज गया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, नीतीश कुमार की मंच पर मौजूदगी में, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को तमाचा मारने का काम कर दिया है। कैसे कर दिया जरा बताता हूं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंच से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में इतना ज्यादा काम किया है कि विशेष राज्य के दर्जा की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, इस तरह की मांग तो नीतीश कुमार किया करते थे। और मुझे याद है मैंने वो कवर किया है, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली, जन अधिकार रैली, अगर मुझे ठीक ठाक नाम याद आ रहा है तो, जन अधिकार रैली नीतीश कुमार ने की थी। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की मांग, ये नीतीश कुमार कर रहे थे। और नीतीश कुमार को मंच पर बिठाकर जीतन राम मांझी अपने गृह जिले गया में, जिनका नाम बिहार की सरकार ने कुछ दिन पहले बदलकर गया जी कर दिया, वहां पर वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। पता नहीं वो लालू यादव से ज्यादा नीतीश कुमार की बेइज्जती करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान तो खैर मोर्चा खोले ही बैठे हैं। चिराग पासवान तो लगातार एक तरह से हमला बोलते ही रहते हैं। लेकिन गया जी जो है ना शिव जी, वो पिंडदान को लेकर बहुत मशहूर है। तो आज बिहार आज की कई राजनीति जगह में आपने अच्छा याद दिलाया, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कई जगह यही चल रहा था। क्या उसी पे आ हमारी रहा था सपने, उसी पे आ रहा था मैं। लालू यादव ने प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के गया जी की धरती पर पहुंचने से पहले कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की पार्टी और राजनीति का पिंडदान करने के लिए गया जी की धरती पर आ रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने इसी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का यानी लालू यादव की पार्टी का पिंडदान होगा। खैर, ये राजनीति का स्तर है कि पिंडदान हिंदू धर्म की आस्था के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आस्था का विषय है। अपने पूर्वजों का जो तर्पण करते हैं, उनके पिंड का दान करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। और ये हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े इतने महत्वपूर्ण कार्य को भी राजनीति का इशू बना रहे हैं। लेकिन किस तरह से घिर रहे हैं वो देखिए। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया। बिहार में जीतन राम मांझी ने मंच पर नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम किया। चिराग पासवान तो जैसे ही बिहार की धरती पर उतरते हैं, एक नए तरह के चिराग पासवान के रूप में नजर आते हैं। दिल्ली आते तो एक नए तरह के चिराग पासवान के रूप में नजर आते हैं। दिल्ली आते तो नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन, पता नहीं क्या क्या तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बिहार जाते ही उनको कानून व्यवस्था की स्थिति की याद आ जाती है, नीतीश सरकार की विफलता की याद आ जाती है।
कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान की प्रशांत किशोर के साथ बातचीत बिल्कुल तय हो चुकी है और बहुत जल्द से जल्द वो गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह की परेशानियां, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। कल उनके बेटे निशांत कुमार ने फिर एक बार बयान दे दिया कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने घोषणा नहीं की, अमित शाह ने घोषणा नहीं की। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ नीतीश कुमार साहब को अच्छी तरह से याद। और ऐसे माहौल में जब एनडीए गठबंधन में खींचतान मची हुई है, जब चंद्रबाबू नायडू को समझ में नहीं आ रहा कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या करे, पवन कल्याण को समझ में नहीं आ रहा कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या करे, नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार घोषित नहीं किया जा रहा है, वो एनडीए गठबंधन को चुनाव में जिताकर भी ले आएंगे तो भी बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो वो बीजेपी का साथ अभी छोड़ दे या विधानसभा चुनाव के बाद छोड़े। और जब विधानसभा चुनाव के बाद छोड़ना ही है तो फिर क्यों ना वो उपराष्ट्रपति चुनाव में ही मोदी साहब को एक झटका दे दे, ताकि वो सीट बंटवारा फटाफट कर ले, ताकि वो उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज नेता बहुत संशय की स्थिति में है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का सामने आना, अंतरात्मा और देश हित की बात करना, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक सही मायनों में कहा जाए कि आंध्र प्रदेश में जन्मे हुए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बता देना और बिहार की धरती पर लगातार संसद में जो कल नारे लगे थे वोट चोर गद्दी छोड़, संसद में जो नारे लगे थे तरीफा, उसके बाद लोकसभा स्पीकर की चाय की दावत का, चाय की पार्टी का राहुल गांधी ने जिस तरह से बहिष्कार कर दिया, नरेंद्र मोदी की जिस तरह से तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कितने दुखी वो नजर आ रहे हैं, कितने बुरी तरह से वो त्रस्त नजर आ रहे हैं। तो सदन से लेकर यानी संसद से लेकर सड़क तक जो नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं, अब वो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी घिर गए हैं। और अब ये जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, देखिए लोकतंत्र नंबर गेम का मामला है, लोकतंत्र आंकड़ों का मामला है। 425 सांसद हैं एनडीए के पास, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के, लेकिन इस 425 में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है, नीतीश कुमार भी शामिल है, पवन कल्याण भी शामिल है, जयंत चौधरी भी शामिल है, एकनाथ शिंदे की पार्टी भी है, अजीत पवार की पार्टी भी है, चिराग पासवान की पार्टी भी है, खुद जीतन राम मांझी इकलौते सांसद है अपनी पार्टी के, उपेंद्र कुशवाहा इकलौते सांसद है राज्यसभा के। ये तमाम लोग हैं। जीत के लिए चाहिए 391, अगर तमाम सांसद वोट दे दे। सिर्फ 34 सीटों का बहुमत है, सिर्फ 34 सीटों का, और इसमें से 2-3 राजनीतिक दल भी इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी साहब जो तोहफा देना चाह रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को कि साहब रहम करो, 75 पे मत टिके रहो, मैं आपको दे रहा हूं ना उपराष्ट्रपति बना के आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और भी कोई है तो बता दीजिए, उनको भी बड़े बड़े पदों पर बिठा दूंगा, लेकिन मेरी विदाई की बात मत करो। उनकी विदाई के सम्मानजनक या उनके विदाई के टलने की जो आस थी, जो तोहफा देना चाह रहे थे मोहन भागवत साहब को, उस तोहफे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है। और सब यही पूछ रहे हैं, बाकी लोग जगन मोहन रेड्डी क्या करेंगे, नवीन पटनायक क्या करेंगे, ये तमाम चीजें अलग बात है, लेकिन सब यही पूछ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, वो अपने आंध्र प्रदेश के मतदाताओं को कैसे मुंह दिखाएंगे। सब ये पूछ रहे हैं कि पवन कल्याण क्या करेंगे, वो आंध्र प्रदेश के मतदाताओं को कैसे मुंह दिखाएंगे। सब ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मतदाताओं के सामने कैसे खड़े होकर कह पाएंगे कि भाजपा मेरा साथ नहीं दे रही है, मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर रही है। और सब ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को पनौती, अपनी पार्टी के लिए पनौती जैसा शब्द सुनने के बावजूद, जाट नेता जगदीप धनखड़ के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के बावजूद, सत्यपाल मलिक को अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान नहीं देने जैसे घिनौने कृत्य करने के बावजूद जयंत चौधरी क्या कहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने मतदाताओं से, किसानों से, जाटों से, कि उन्होंने एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट क्यों दिया। तो ये नेता फंसे हुए हैं और इन चारों नेताओं के स्टैंड पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा कौन। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दाव तो खेल ही दिया है, और अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस के साथ खड़े होने से, विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के साथ खड़े होने से निश्चित तौर पर बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। और इसीलिए आज दोनों को याद अरविंद केजरीवाल की आ रही थी। बिल्कुल, अब केजरीवाल का क्या होगा, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, कहते नहीं कौन बनेगा करोड़पति, तो मेरा इधर उपराष्ट्रपति है, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति इसकी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही, हारेगा कौन जीतेगा कौन ये परिणाम तय करेगा। लेकिन चुनाव संकट में फंसा है, फंसे चुनाव को मोदी शाह की जोड़ी कैसे निकालेगी इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल संतोष सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों का आभार।